नमस्कार। और सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में हैं मोनिका अवस्थी जी, जो कि नोएडा से हैं। आप एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और काउंसलेटर इन स्कूल्स एंड रिलेशनशिप इन इश्यूज पर आप वो करती हैं, अपनी सेवा देती हैं। और मास्टर्स आजकल हमारे बीच में नए नए मास्टर्स आ रहे हैं। और मोनिका जी से मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जब हम सोल कोच प्रोग्राम करने गए थे। तो मैं और रितु और अ, मोनिका जी, हम सब साथ में हमने 2 साल का किया था। तो मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक वेलकम यू। ओवर टू। और मोनिका जी, आज का आपका टॉपिक भी बहुत सुंदर है, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। किस तरह से हमें अपने बच्चों को, तो हमने अपने समय में जैसा हमें आता था, ज्ञान था, हमने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लेकिन आज हम जब स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, हमने बहुत बहुत कुछ हम सीख भी रहे हैं और हमें और भी सीखना चाहिए कि कैसे अपने बच्चों का हम पालन पोषण करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, सही राह दिखाएं। तो मोनिका जी उसके आगे हमको बताएंगी। देखिए, पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल। पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आम है, लेकिन बहुत खास है। बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ जितने लोग भी सुन रहे हैं वो एज अ पेरेंट है या पेरेंट बनेंगे, पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब सब एक ही बोर्ड पे हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि पेरेंटिंग क्या है। पॉइंट से ही मैं समझाऊं, क्योंकि आजकल पॉइंट से ज्यादा जल्दी समझ में आता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, और जो मेरे क्लाइंट्स जो आए हैं इस दौरान, जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, तो वो मैं केस स्टडीज भी आपको शेयर करते करते बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और एक मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्लाइड। देखिए, डेफिनेशंस तो इस तरीके की होती हैं, लेकिन जब हम अपनी आम भाषा में बात करते हैं, द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू योर चाइल्ड एंड पेरेंटिंग इन अ वे दैट इज इंटेंशनल, प्रेजेंट सेंटर्ड एंड नॉट जजमेंटल। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं अब आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि हमें कैसे इंटेंशनल पेरेंट किस तरीके से हमें बनना है, प्रेजेंट सेंटर्ड कैसे रहना है, और हमें नॉन जजमेंटल किस तरीके से रहना है। और हर एक माता पिता जो है प्रोवाइडिंग, मतलब फिजिकल, इमोशनल और सोशल नीड्स, तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन आज ये विषय जो है पेरेंटिंग, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत कॉमन विषय है, सारी चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जनरली, और हम थोड़ी 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 कहाँ चूक कर रहे हैं, बस मेरा आज का मोटिव ये है कि हम थोड़ी सी लाइट उस चीज पर डालेंगे कि हम कहाँ थोड़े से चूक कर पा रहे हैं। और आप लोग कहाँ तक मेरे साथ सहमत हैं, तो आप प्लीज अपने विचार व्यक्त भी कीजिएगा बाद में मेरे से, राइट? तो ये सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालाइजेशन है। सबसे पहला पॉइंट ये है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये एक एक शब्द ऐसा है कि अगर एक एक शब्द पे हम बात करें तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन इसको मैंने पेरेंटिंग के उसके ऊपर इसलिए ऐसा लिया हुआ है कि ये, जैसे हम 3 जनरेशन की बात करें, आप लोगों ने सबने कल, आज और कल पिक्चर देखी होगी राज कपूर की, राइट? तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है कि हर आपके घर में अगर 3 जनरेशन है, या बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके यहाँ 4 जनरेशन रहती हैं, तो आपके सेल्फ अवेयरनेस किस तरीके से है, आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी मोटिवेशन, अपने बिहेवियर्स जो हैं आपके घर में, आपके किस तरीके से हैं।
आप एक एज अ पेरेंट है, तो आपके खुद आपकी ग्राउंडिंग क्या है, आपका खुद से कनेक्शन कैसा है, और आपकी खुद रियलाइजेशन क्या है, राइट? तो आप अपने अंदर पहले ये देखें कि भाई मैं क्या हूँ और मैं कितना तैयार हूँ एज अ पेरेंट बनने के लिए। जो बन गए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं अभी बने उनको क्या करना है और उनको किस तरीके से ग्राउंडिंग अपनी करनी है। और अभी भी जैसे मैंने जनरेशन के बारे में आपसे बात करी, आजकल और आज, अभी भी हम कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरेंट तो है ही ना, चाहे 40 साल का बच्चा हो हमारा या 50 साल का बच्चा हो, या हम किसी के बच्चे हैं 45-50 साल के, तो पेरेंटिंग वहां पे है। तो हमारी उनके साथ कैसी कनेक्टिविटी है, तो आप देखिएगा जब भी, अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ये तीनों के तीनों टॉपिक उस चीज में कवर होंगे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जब तक इंसान खुद ही अपने आप को रियलाइज नहीं करेगा कि वो क्या है, कहाँ है, किस तरीके से अपना काम कर रहा है, और वो चाहता क्या है, सबसे बड़ी बात है वो चाहता क्या है, तो ये भी पेरेंटिंग पे वो चीज फर्क पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है, मैं मुद्दे पे आती हूँ कि चैलेंजेस क्या आते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, मीनू जी, आप मुझे पूछ के बताइएगा, सही मायने में पेरेंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मास्टर्स, आप लोग कोई इस क्वेश्चन का अगर जवाब देना चाहें दे सकते हैं, हैंड रेज करें कि सही पेरेंटिंग कहाँ से शुरू हुई। अगर किसी को कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है तो कम शब्दों में अगर आप शेयर करना चाहें। ये जो 111 आ रहा है उनका हैंड रेज हो रहा है। आ, रितु रानी वाला, रितु रानी वाला ने किया है, और एक है 1111। तो रितु हम आपको बाद में लेंगे, पहले हम इनको लेते हैं। दीपा जी ने कई हाथ उठे हुए हैं, तो आप अनम्यूट हैं। 1111 में आपका नाम नहीं जानती मैम, आपका नाम बताइए जी। बोलिए मैम, बोलिए, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। मैं रजनी शर्मा। हाँ जी। तो बताइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, पेरेंटिंग कहाँ से शुरू हुई? पेरेंटिंग, मेरे हिसाब से पेरेंटिंग उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से माँ के गर्भ में बच्चा आता वेरी ट्रू। है। और क्योंकि माँ की फीलिंग्स, माँ का हर बिहेवियर, हर चीज उसकी अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग माँ को तभी से शुरू हो जाती है। एक अभी और भी एक दो हाथ उठे हुए हैं, उनको ले लें क्या मोनिका जी? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। जी, दीपा जी बताइए। नमस्कार मोनिका जी। मेरा, हाँ, मेरा ये कहना है, ये मानना है कि जब जब हम खुद माँ बनते हैं, जब हम उस पोजीशन पर आते हैं, तब हमें उस चीज का जो एक माँ का जो एक एहसास होता है, तब हमें उस टाइम हमारे अंदर काफी चेंजेस आते हैं कि हाँ अब मैं माँ बन गई हूँ। तो मेरे अंदर काफी चेंजेस वो अपने अंदर खुद ब खुद आने लगते हैं कि हम एक, जब तक हम एक बच्चे होते हैं या हमारा एक जो ग्रोथ वाला टाइम होता है, स्कूलिंग वाला टाइम होता है, उस वक्त हम बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं तब हमें एक कि हम वो पोजीशन वो एक अलग डिफरेंट होती है। तब हमें लगता है एक बच्चे का हमें पालन पोषण करना है और हमारी माँ ने हमको किस तरह से पाला है। तो ये एक जो फीलिंग होती है वो हमें तभी उस चीज का एहसास होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। दीपा जी। थैंक यू। और एक और भी है, रितु जी। जी रितु जी। का जी, मेरा मानना है कि पेरेंटिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है जब हस्बैंड वाइफ प्लान करते हैं बच्चे को। उस मोमेंट से वो पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए, चलिए, तीन मोनिका जी आप। हमने हाँ, शेयर, और कोई है, मैं बोलूं? नहीं बिल्कुल आप। 3 व्यक्तियों ने अपने ओपिनियन शेयर किए कि 2 लोगों ने सिर्फ माँ का नाम लिया है, एक ने पिता का नाम भी लिया। स्पीक। मेरे हाँ, पास जो है और कौन है? डॉली डॉली शर्मा। शर्मा जी। जी डॉली शर्मा जी, आप भी बताएं। हेलो, आई मेरा नाम पारुल शर्मा है एंड ये डॉली शर्मा है।
आई थिंक मैं यहाँ पे सबसे यंग कैंडिडेट शायद हो सकती हूँ जो यहाँ बैठी हूँ। तो एक एज ए यंग कैंडिडेट मेरे मन में एक जवाब आया है विच इज आई थिंक डिफरेंट फ्रॉम ऑल। यहाँ सब कह रहे हैं माँ बनने के बाद, पिता बनने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद, बट आई थिंक मैं कहूंगी कि वो वहां पे भी पेरेंटिंग चालू हो जाती है जब आप अपने बड़े को पेरेंट बनते हुए देखते हो। तो अक्सर छोटे बड़े सिबलिंग्स जो होते हैं वो पेरेंटिंग सीख जाते हैं। तो आई थिंक आई एम अंडर, मैं इन लोगों के साथ बड़ी हुई हूँ, मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनने जैसे पेरेंटिंग करी है, तो बिना पेरेंट बने ही मुझे कुछ कुछ चीजें शायद पता है कि मुझे क्या करनी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा है, बट हाँ आई थिंक मैं बहुत यंग हूँ तो फिलहाल इतना ही। बाकी आई थिंक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल Thank you. आंसर एक्चुअली। ब्यूटीफुल Very आंसर, good, राइट। Parul, very good. राइट। तो अभी एक हैंड रेज और भी है, और सभी माएँ हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यूज दे रही हैं। जी सोनिया जी, तो हम चाहेंगे थोड़ा शॉर्ट में ही आप लोग अपने आंसर देंगे, अच्छा लगेगा जी। ब्रह्मवंदन मास्टर्स, टीचर एंड पेरेंट। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है लाइफ की, मुझे लगता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो जैसे कि अपन तो स्पिरिचुअलिज्म में मानते ही हैं कि जन्मों की कहानियां, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे को भी एक, आप देखिए वो डॉल से खेल रही है वो माँ बन के। तो इट इज नॉट दैट कि आप किसी पर्टिकुलर वुमन में जाके तब आप पेरेंटिंग, हर जाने अब जो हम जिसको बच्चा कह रहे हैं वो पिछले दिन में हमारी नानी हो। So everyone is learning from each other. अभी इस जन्म में नहीं फर्क पड़ता कि हमारी शादी हुई कि नहीं, कि हम तभी सीखेंगे। सीखने की कोई, we all are learning from each other. तो हम जिससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, सबकॉन्शियसली भी हम सीख रहे हैं। जैसे अभी अभी मेरे से पहले इन्होंने शेयर किया, सो इट्स ऑल देयर, यू ऑल आर लर्निंग। तो वो एक लड़की आप देखोगे वो डॉल से खेल रही है, वो वहां जैसे अपना, even my daughter, she's so attached to a pillow, you know, she's a teenager now, but वो उसको इतनी केयरिंग है, मम्मा नहीं आप इसको कुछ मत कहो, I want to replace and buy a new one for her। पर कहीं ना कहीं उसके सेंटिमेंट्स पता नहीं उससे कितने अटैच्ड हैं। तो वो हम लोग छेड़ेंगे उसको, हाँ बाबू है ये। Good, very good. चलिए, So that ways वो सबके अंदर है नीड जो है। चलिए तो मोनिका जी, हम आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू सोनिया जी, सभी ने बहुत Thank अच्छी you so दी। much, everyone. तो आप आप लोगों ने सबने अपने विचार पेरेंटिंग के लिए दिया, राइट? और सबके बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मेरा ऊपर टॉपिक है चैलेंजेस इन पेरेंटिंग। कि खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन चैलेंज कहाँ का क्या आता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा एक कितनी खूबसूरत बात करी कि हम कब पेरेंट बनते हैं, जब एक वुमेन कंसीव कर लेती है, जब आप गर्भ धारण कर लेते हैं, जो कि एक टीम वर्क की तरह आपकी फैमिली में होना चाहिए, राइट? पूरी एक फैमिली है, एक हस्बैंड वाइफ है, राइट? तो उनके ओपिनियंस कहाँ आते हैं वहां पे? वो जो मैंने 3 चीजें जो बताई थी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्शन और सेल्फ, तो हम सारी चीजों को कनेक्ट करके एक बच्चे, एक जीव को हम लेकर आने प्लानिंग करके, राइट? तो एक एक पूरी फैमिली में ये एक टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि माँ, बच्चा जब गर्भ में है तो वो माँ के इमोशंस और पिता के शब्द सुनता है, और फैमिली में क्या क्या हो रहा है वो देखता है, राइट? इधर मैं एक आप लोगों को बहुत चौंकाने वाला, और अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बेटर करूंगी इस चीज को, क्योंकि रियलिटी बतानी है मुझको यहाँ पर। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई, दोनों माँ बेटी आई, 23-24 साल की थी वो तो बेटी। तो वो कहती है, मैडम मैं सब कुछ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, सारी चीजें करती हूँ, मेरी एक ही बेटी है, लेकिन मेरे वो वर्थलेस अपने आप को समझती है और मेरा कहना नहीं मानती, मेरे साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, बाकी पूरे जमाने के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी केस स्टडी पूरी सारी ली, सारी चीजें करी, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करती थी। मैं तो बड़ी कहती नहीं, मैं आंटी ऐसी कोई इशू नहीं है, मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, मम्मी ऐसे ही बोलती है, मम्मी ऐसे ही बोलती है। मैंने कहा अच्छा। लेकिन जब मैं उसको, बच्ची को ट्रांस में लेके गई, तब उसने अपना एक एक्सपीरियंस वहां पे मुझे बताया कि मेरी माँ मुझको कुछ मार रही है मेरे पेट पे कि तुम क्यों आ रही हो, तुम्हारी वजह से ये सब चीजें हो रही है। अब
उधर वहां पे क्या सिचुएशन रही होगी। मैंने कहा ये क्या बोल रही है लड़की, मतलब इतना इस तरीके से किस तरीके से बात करी। और ये एक केस नहीं है मैडम, ये इतने सारे केस हैं वूम थेरेपी के जिसकी हद नहीं, कि जब एक माँ एक स्त्री बच्चा वो करती है तो उसके घर का एनवायरनमेंट पूरा क्या होता है, उस चीज का बच्चे पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, ये भी हमको जान लेना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बच्चे को लेकर आना माता पिता की जिम्मेदारी तो है ही है। अगर जॉइंट फैमिली है, नाना नानी है, दादा दादी है, तो उन लोगों की भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो बच्चा समाज में आगे कुछ करेगा। अगर पहले ही हम उसके दिमाग का ऐसे कंडीशन कर देंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। तो वो बच्ची ने जब शेयर किया तो उसकी मैंने फिर माँ को बुलाया, मैंने कहा मैडम ऐसा क्या हुआ था, तो वो माँ चौंक गई एकदम से कि आपको कैसे पता। तो मैंने कहा, कहती है हाँ ऐसा कुछ हुआ था, इसके पापा से मेरी कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था कि इस तरीके की मैंने एक्टिविटी करी थी, और ये मैंने इसको ये भी बोला तुम क्यों आ रही हो। तो एक वर्थलेसनेस उस बच्ची के दिमाग के अंदर आई, जो बाद में वो चीज हुई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ इस चीज से, और मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि आप जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कुछ भी एक्शन लेते हो या करते हो, आजकल के बच्चे नहीं मानते इस चीजों को, उनको समझाया जाता है। लेकिन चलिए आजकल बहुत अच्छी बात है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा आ गई है, तो आप अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा अपना मेडिटेशन कीजिए, तो आप सच में एक बहुत हेल्दी माइंडसेट वाले बच्चे को आप जन्म देंगे, पहली चीज। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, मैंने ये आपको डिस्कस किया क्योंकि ऐसा होता है, मैंने प्रैक्टिकल देखा, इसलिए मैंने ये चीज आपको शेयर करी। पहले के लोग बोला करते थे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारा पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ सपोर्ट। तो ये लैक ऑफ सपोर्ट कहाँ से आ रहा है कि हमको जिसे कहते हैं इमोशनल सपोर्ट अगर हमें चाहिए फैमिली से, प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए, या हमें रिसोर्स सपोर्ट चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे उस चीज पे बच्चे पे भी इस चीज का फर्क पड़ता है। सपोर्ट कि अब अगर पेरेंटिंग देखिए कहाँ आ गई, हम लोग हमेशा इस चीज से सोचते हैं एक बहू भी तो आपके घर की बच्ची है। कई लोग आते हैं जो इश्यूज लेकर आते हैं मेरे पास में, रिलेशनशिप इश्यूज की, उनके दिमाग के अंदर ये बैठा हुआ है कि मैडम हमारे इन लॉज ने हमारी सेवा नहीं करी, मैडम हमारे उस वक्त जब मैं बच्चा होने वाला था तो मुझे मायके भेज दिया गया। उनके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, तो वो चीजें उनकी कहाँ से आ रही हैं और वो चीज पे बच्चे पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना है, सारे लोगों को मिलकर उसका बहुत ध्यान रखना है और उसको अनकंडीशनल लव देना है, तो ही एक आगे बच्चा जो है वो ये सब चीजें सीखता हुआ ही आएगा। मतलब ये एक इनिशियल पॉइंट। अब सबसे बड़ी चीज और सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, वेल वर्किंग फैमिली। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात कहाँ आ गई है, जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। यहाँ नोएडा में हर जगह पे, बड़े शहरों पे या छोटे शहरों में, अब यहाँ पे ये चीज आ गई है कि डुअल वर्किंग फैमिली जहाँ पर है वहां पे आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन और इनिशियल स्टेज पे मैं कहती हूँ 1 से लेकर 7 तक बच्चे के ऊपर माँ का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि जिसकी हद नहीं है, और उसके बाद पिता का। बाप 14 साल में तो आप एक बच्चा एक पेड़ खड़ा कर देते हैं, उसके बाद तो वो हवा पानी खुद ही अपना सहन कर लेता है। लेकिन जो 1 से लेकर 7 साल तक का जो बच्चा होता है उसको माँ कितना इन्फ्लुएंस करती है। मेरे पास कभी भी लोग आते हैं तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, बेटा आपने एक बहुत बड़ी चीज क्रिएट करी है, अगर आप 1 से 7 साल तक कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपने जॉब में, या आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि भाई वर्किंग आवर्स, इस बारे में पेरेंट्स को जरूर बात करनी चाहिए कि जिम्मेदारी बच्चे की कैसे संभली जाएगी। आगे कोई ना कोई गार्जियन, कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट, कोई ना कोई बच्चे के साथ में वहां पे रहे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके या कुछ इस तरीके से कर सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर आती है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से हम क्या समझ सकते हैं कि हमने हमारे बच्चे, कुछ तो हमारे अंदर कंपटीशन है कि भाई जॉब जॉब का हमें टेंशन है, बॉस का हमें टेंशन है, हम सारे टेंशन अपने घर पे लेकर आए हैं, फिर हम हमारे बच्चे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी टेंशन का उसके सामने। और फिर एक ये भी आजकल दस्तूर चल गया है कि महिलाएं जो है किटीज में जाती हैं, बच्चा बेचारा कैपेबल है कि नहीं है, लेकिन हम मुझे इस पुराने स्कूल में उस बच्चे को पढ़ाना है। हेलो, हेलो, राधे राधे। आया घर पे? हेलो, हेलो,
हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ जी। तो एक चीज आ रही है कि जो वेल वर्किंग फैमिलीज में, सॉरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स में जो हम बात करते हैं कि बच्चे किस तरीके से स्कूल जा रहे हैं या वो बच्चा कैपेबल है कि नहीं है, हमें उसे स्कूल में डालना, मतलब जो कंपटीशन चल रहा है वो अभी यहाँ पे पेरेंट्स का और ये चल रहा है क्योंकि उनको जॉब भी करना है, उनको कैरियर भी अपना देखना है और उनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तरफ भी देखना है और अपने घर को भी देखना है। तो वो किस तरीके से उस चीज को बैलेंस बना के रखें, तो यहाँ पे भी एक चैलेंज आ जाता है पेरेंटिंग को, राइट। अब इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया, ये एक बहुत बड़ा कॉमन टॉपिक है। मैडम मेरे बच्चे तो मोबाइल ही नहीं छोड़ते, हम लोग वो तो टीवी देखते रह रहे हैं, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि सोशल मीडिया इज लाइक ए फायर, आग। आग के दो काम है, आग जलाती भी है और आग खाना भी बनाती है, घर भी जलाती है और खाना भी बनाती है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक पेरेंट्स को यही राय है, एडवाइस है कि आप बच्चे को मना नहीं कर सकते सोशल मीडिया से, क्योंकि आप खुद भी आप वही कर रहे हैं। आज हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम इसी गैजेट को यूज कर रहे हैं। आप बच्चा कहाँ जाएगा, लेकिन आप उसकी एनर्जी को वहां पे मोल्ड कर सकते। मैं इस चीज पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं खुद की बेटी का एग्जांपल लेना चाहूंगी कि मेरी बेटी जब 5 या 6 साल की थी तो सब बच्चे कार्टून देखते हैं, सब बच्चों का टीवी पे ही दिमाग जाता है सबसे ज्यादा। तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हारी 2 चीजें मानी है, तुमको मेरी एक चीज माननी पड़ेगी। कहती है क्या? मैंने कहा आप जो भी चीज देखोगे आप इंग्लिश में देखो, आप हिंदी में नहीं देखोगे। आपको पेपा पिग देखना है, आपको जोन सा पिग देखना है, आपको जो भी करना है आप इंग्लिश में करो। फिर कहती है अच्छा, तो कहती है, मैंने कहती मुझे गाना गाना है, मैंने कहा गाना भी इंग्लिश में सीखो। मैंने कहा बहुत अच्छे गाने हैं इंग्लिश के अंदर। तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहा, मेरा यहाँ काम भी हो गया, क्योंकि मुझे उसकी वोकैबुलरी सुधारनी थी, उसको इंग्लिश में मुझे सही करना था। तो अच्छे वीडियोस भी हैं, बुरे वीडियोस भी हैं। ये आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है और वो किस जगह जा रहा है, ये आपको आपका वॉच रखना पड़ेगा। लेकिन आप उसको दूर नहीं कर सकते उस चीज से। आप जब दूर करेंगे या आप उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे कि भैया आपका 2 घंटे का ये टाइम हो गया। मैंने कई लोगों के घर में देखा, मैं छोटी हुआ करती थी तो कई पेरेंट्स क्या करते थे, जब बच्चों के एग्जाम्स आ गए तो सट करके केबल हटा दिया, टीवियों के रिमोट छुपा दिए गए, ये कर दिए वो कर दिए। बच्चा तो साल भर पढ़ा ही नहीं है और उसको आप एक टाइम पे इस तरीके से कर दोगे, ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने सिगरेट के लिए मारा बच्चे को, लेकिन तमाम शॉप तो नीचे खुली हुई है। तो कंट्रोल कहाँ होना चाहिए बच्चे के? आप बैठ के आराम से उसको समझाइए कि भैया आपको ये काम नहीं करना है, आपको टीवी देखने को तभी मिलेगी जब आप अपना ये काम कर लोगे, या ये गेम आपको खेलना है तो आप ये खेलिए, क्योंकि गेम खेलना भी अच्छी होता है, मोटर स्किल्स आपके बिल्ड होते हैं, ये सारी चीजें। तो इसलिए आप उनको आप सोशल मीडिया से दूर नहीं कर सकते। अब तीसरा चैलेंज, सॉरी 5वां चैलेंज जो आता है वो आता है सेपरेशन। सेपरेशन शब्द डिवोर्स, जब पेरेंट डिवोर्स ले लेते हैं, अगर वो 3 चीजें होंगी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन, तो मे भी इतना सेंसिबल लोग होंगे। देखिए ये कोई गारंटी नहीं है, आजकल तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं लगेगी कि भैया मैं इसके साथ ही रहूंगी वो मेरे साथ ही रहेंगे, या मैं इनकी बातें मानूंगी वो मेरी बातें मानेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, होंगी, और ये डिवोर्स भी होंगे, लेकिन खूबसूरती से जो काम हो जाए वो बहुत अच्छा। तो अब खूबसूरती कैसे आएगी जब हम झगड़ा नहीं करेंगे। हम झगड़ा कब नहीं करेंगे? जब हमारे अंदर अवेयरनेस होगी। तो सेपरेशन में मैं बस एक ही चीज बोलूंगी, मुझे नहीं पता मेरा कौन कौन वीडियो सुनेगा, क्योंकि मैं तो आपके सारे वीडियो सुनती हूँ, सारे चीजें यूट्यूब मैंने देखे हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक यही मैसेज उनको देना चाहूंगी कि आप बच्चे को कुछ मत सिखाइए, आप उस जगह पे प्यार दीजिए। कई लेडीज आती हैं कि वो तो फला मेरे बच्चे को छीन लेंगे, पिता आते हैं मेरे बच्चे को वो छीन लेगी, गलत सिखा देगी, ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। मैंने कहा भैया आप नॉन जजमेंटल और प्यार करो अपने बच्चे को, आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आप उसके मन के अंदर कड़वाहट मत डालो, क्योंकि सेपरेशन सिर्फ आपसे है ना। आपको अपनी वाइफ की शक्ल छीन लगती, वाइफ को आपकी शक्ल नहीं छीन, लेकिन वो तो बेचारे दादा दादी बुआ चाचा ताया, उनका क्या कसूर है यहाँ पे? मासी मामा नाना नानी, उन लोगों का क्या कसूर है, राइट?
तो यहाँ पे जब बच्चे को जब खुद समझ में आ जाता है कि भाई मुझे यहाँ से प्यार मिलता है या यहाँ से प्यार नहीं मिलता है या यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बच्चा अपने आप समझ जाता है कि मुझे किस तरफ रहना है, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं के वहीं है। सेपरेशन भी बड़े खूबसूरती से हो सकते हैं, जो इंडिया में क्या हर जगह पे क्या बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें बच्चों का बेहतरीन सैंडविच बन जाता है। कृपया अगर बच्चों को सब चीजों से दूर रखें और उनके सामने कम से कम आप अपने मुंह से गालियां और गंदी बातें या कुछ भी उनके सामने ना बोले। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पेरेंट फिगर है, उनके पिता तो पिता ही है, उनकी माता तो माता ही है, तो गलत बात बच्चे के सामने क्यों करना? जब वक्त आएगा वो खुद अपने आप समझ जाएगा। ये मैच्योरिटी अभी नहीं है हमारे समाज में, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, जब मैं स्कूल में काउंसलिंग करने जाती हूँ तो बच्चे बहुत ही एंजाइटी में हैं, बच्चे बहुत ही, मतलब देखिए डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है आजकल, लोग डिप्रेशन यूज करते हैं, डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ बच्चे बहुत टूटे हुए हैं, बच्चे बहुत सहमे हुए हैं इस सब चीजों से। अब 6th पॉइंट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? भाई भाई के घर में लड़ाई चल रही है कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में, दादी और माँ में बीच में लड़ाई चल रही है, कोई सेपरेट ओपिनियन हो गया तो भैया झगड़ा हो गया, नंद और भाभी के बीच में लड़ाई चल रही है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, उनको सब बातें समझ में आ रही होती है कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट? अब हम बच्चे को तो बाहर जाके कहते हैं भाई तुम तो एक बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हें बाहर बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबसे मिलके रहना है, बड़ी तरीके से रहना है, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल चल रहा है आपके घर में तो महायुद्ध, और बच्चे को आप ये सीख समझा रहे हो। बच्चा कभी नहीं सीख सकता, बच्चा बोलेगा भैया अच्छा, खुद तो आप अपना रिलीज कर रहे हो सारी चीजें, सारे एंगर, और मुझको बोल रहे हो बाहर बहुत सभ्य इंसान रहूं, मैं ये रहूं, मैं वो रहूं। यहाँ पे बच्चे को, जैसे चाचा चाचा और ताया जी में झगड़ा हो जाता है या कुछ होता है, तो बच्चों को कभी बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ना उनके सामने कोई इस तरीके की बुराइयां करनी चाहिए। उनको ये चीज जरूर आप प्यार से समझा दीजिए कि बेटा हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करते। अब ये वाला विवेक भी कहाँ से आएगा? जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस, कनेक्शन और रियलाइजेशन होगा। मुद्दा वही आ रहा है सारा का सारा। चाहे आप ग्रैंड पेरेंट हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे आप बनने वाले हो, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए और वहीं से होगी, राइट? कॉन्फ्लिक्ट, एक मैं आपको अपने घर का ही, देखिए हम भी इंसान है, हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मनमुटाव होते हैं, सारी चीजें होती है, इस चीज का फायदा बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको ऐसा लगता है कि दादी और मेरे विचार, मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ, दादी और मेरे विचार कुछ इधर उधर है, लेकिन हम जब होते हैं नो डाउट, लेकिन जब हम बच्चों के ऊपर बात आते हैं तो हम सब एक हैं पूरी टीम है, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दादी हो, चाहे कोई हो, तो हम पूरी टीम है। तो बच्चा क्या करता है थोड़ा सा इधर उधर की, मम्मी ने तो बोल दिया आप ही नहीं बोल रही हो, आप, दादी ने तो बोल दिया आप ही नहीं बोल रही हो। मैंने कहा अच्छा, जब आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तब बच्चे उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो जब जनरेशन जिस घर के अंदर रह रही हो, उनका पहला एक मुद्दा ये रहना चाहिए कि हमारा बच्चे के पास गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर कोई, मैं दादी की अगर मैं बुराई कर रही हूँ, मैं अपने पे ही लेती हूँ, तो मैं दादी की बुराई कर रही हूँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ बेटा मैं आपकी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनकी आदत की बुराई कर रही हूँ। दादी को नहीं, मैं उनकी आदत से, आदत की मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, मैं दादी की बुराई नहीं कर रही। अगर वो अपनी ये आदत ठीक कर लेंगी तो मैं उनको बहुत प्यार करूंगी, वैसे ही तुम्हारी ये आदत खराब है, अगर तुम अपनी आदत ठीक कर लोगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। तो आपने उस सारे प्रपंच में अपने बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया और नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत तेज होते हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। ये पेरेंट्स में, माता पिता में जब लड़ाइयाँ होती हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आपको एक दूसरे की शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, आप बिल्कुल सेपरेट हो जाए, आपकी जिंदगी है, बहुत आप विवेकशील है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं तो आप ये कंपटीशन मत लगाइए कि माँ ने एक पिज्जा खिलाया, आओ बेटा मैं तुम लोगों को 2 बर्गर खिलाऊंगा, ये मत कीजिए, उनकी कंडीशनिंग पूरी खराब हो जाएगी वहां से, राइट? तो ये तो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। अगर कोई, हम चलिए बात पूरा ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर शेयर करेंगे।
जी। अब ये तो सारे चैलेंजेस हो गए कि क्या क्या चैलेंज आते हैं, जितने मेरे दिमाग में आए, बाकी लोगों के और दिमाग में आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लिख के रखिएगा कि क्या और चैलेंजेस हो सकते हैं। अब हमें फोकस क्या करना है, फोकस पॉइंट्स फॉर अ गुड पेरेंट। पहला पॉइंट है लिसनिंग टू द चाइल्ड विथ फुल अटेंशन। देखिए, ये मैं सबको बोलती हूँ कि आपका एक घर का एक ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे आप सारे के सारे रात में मिलें, क्योंकि ऑब्वियसली रात में ही मिल सकता है इंसान, सुबह सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बच्चे को स्कूल जाना है, पिताजी को ऑफिस जाना है, माताजी अगर कोई काम कर रही है तो वो, तो जो एक रात का जो एक समय होता है, और मेरे हिसाब से तो अगर मैं पूछूं कि आपके घर का सबसे बड़ा वैल्यूबल जगह कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल जगह आपकी कौन सी है, तो तमाम जवाब आएंगे, मंदिर, मंदिर घर या जो भी है, डाइनिंग रूम है वो। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जरूरी आपके घर का जो है वो है डाइनिंग टेबल, राइट। आजकल मैं बहुत लोगों के घर में ये कल्चर देखती हूँ कि जो मेड्स होती हैं वो खाना बना के चले जाती हैं कैसरोल में, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है। और अलग अलग टाइम पे बच्चे आते हैं, अपना खाना डाला, अपने कमरे के अंदर चले गए, अपना रोटी वो खाया, कनेक्शन नहीं है कहीं पर भी। थोड़ा बहुत पेरेंट्स को टाइम मिलता है, जिनके फादर सुबह से जाते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे करीबन आते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों को 7 बजे 8 बजे खाना खिला दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो, क्योंकि हर किसी की फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, हर किसी की पेरेंटिंग बहुत अलग है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज बोलूंगी कि अगर एक टाइम का खाना एक टाइम का खाना अगर पूरी फैमिली एक साथ खाती है, तो ये आप लोगों को विटामिन बी डी सी जितने भी होते हैं वो आपको मिल जाते हैं वहां पे, एज अ फैमिली, एज अ टीम। क्योंकि वहां पे विचार विमर्श भी होता है, खाना खाया जाता है, बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो आप अगर बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है या कुछ करा रही है, तो ये बहुत ही बेहतरीन बॉन्डिंग इस चीज से बनती है। और आपको फुल अटेंशन से, अगर आप कितनी भी बिजी हैं, आप उस वक्त बच्चे को बोल दो बेटा 10 मिनट रुक, मैं आ रही हूँ, तेरी बात सुनूंगी। अगर आप बिजी हैं, लेकिन आप बच्चे की बात पूरी तरीके से, कई बार आपने देखा होगा, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, और वो मम्मी जो है वो फोन पे लगी हुई है या कुछ और अपना काम कर रही है, कुछ, अरे रुक ना, ठहर जा, जा यहाँ से अभी। आप उसको बोल दोगे ना बेटा अभी मैं बिजी हूँ, 10 मिनट के बाद मिलूंगी, लेकिन मम्मी मेरे को सुनो, मम्मी, क्योंकि बच्चा क्या है कि आपको आई टू आई कांटेक्ट चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको बात करना बहुत जरूरी है। और कल मैंने अपने बच्चे से एक चीज पूछी, मैंने कहा अच्छा तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट लगता है, कहता है कोई भी ऑफिस से आए, सच बात है, कोई ऑफिस से आए और या आप अपने काम से आओ, तो पेरेंट्स को भी शेयर करना चाहिए अपनी चीज, कि उनके साथ क्या हुआ, आज ऑफिस में क्या हुआ, या आज मैं मेट्रो में जा रहा था तो क्या हुआ, या मैं आज कहीं गया तो क्या हुआ। जब आप नहीं शेयर करोगे तो आपका बच्चा कहाँ से शेयर करेगा। फिर वो स्कूल की बात बताता है कि भाई आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ वैसा हुआ। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं 45 से 1 घंटे का काम है ये सारी चीजों का, लेकिन उससे आपको पूरे दिन भर की ओवरऑल अपने बच्चे की एक्टिविटीज पता चल जाती हैं कि वो किन के बीच में है, क्या कर रहा है। फुल अटेंशन से अगर आप उसकी बात सुनते हो, उतनी अटेंशन से आपने उसके बैग को देख लेना है, उतनी उसी वक्त आपको उसकी कॉपियां देख लेनी है कि वो क्या कर रहा है। मैं आपको बोलती हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। ये आपकी पेरेंटिंग में होना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड, जरूरतें, कि उनकी जरूरतें बच्चे की क्या है। फिजिकल जरूरत तो हम सारी बच्चे की पूरी कर ही देते हैं कि भैया अच्छा बेड है, अच्छी सारी चीजें हैं, सब कुछ है। मैं लेकिन एक चीज ये ऐड करूंगी यहाँ पर कि एक बच्चे का जो रूम होता है वो बहुत, ये मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आपको ये भी बात बताऊंगी, कि एक बच्चे का जब हम रूम बनाते हैं, कई बार कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके पास इतने कमरे नहीं होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल सेपरेट रूम्स होते हैं उनके। तो उनके कमरे में प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए, उनके कमरे में प्रॉपर हवा आनी चाहिए, उनकी खिड़कियां खुली होनी चाहिए। और अगर कहीं आप उनकी बालकनी में गमले लगा दें तो वो, और उनकी जिम्मेदारी आप उनको दीजिए कि बेटा ये काम आपका है, ये आप इस पे पानी डालोगे,
जैसे हम आपको देख रेख करते हैं वैसे आप इस गमले की देख रेख करोगे। आपने उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे समझा दी और आपने उसकी नीड किस तरीके से पूरी करी। और आप एक टेबल और एक चेयर उस बच्चे का होना चाहिए कि भाई आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। एक ऑर्गेनाइज तरीका आपने उसको बता दिया कि आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ना है, ये आपका कमरा है, ये पौधे या साथ में लगे हुए हैं, आपको इनको देखना है। इन सब चीजों का बहुत अफेक्ट जो है उनके माइंड पे और उस चीज पे पड़ता है। अब व्हाट इज राइट एंड गुड इन द चाइल्ड, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं 4 टॉपिक समझाऊंगी। क्यूरियोसिटी एंड लव ऑफ लर्निंग। बच्चे की क्यूरियोसिटी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। उसके कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार कई फैमिली में मैंने देखा है, अरे चुप रहना, कितने क्वेश्चन ही करता ही रहता है, कितना ही बोलता रहता है, 24 घंटे बोलता रहता है। तो ऐसा नहीं है, उसको हमें उसके, अब अगर हमारे अंदर ही कोई चीज होगी, उत्सुकता होती है, फॉर एग्जाम्पल हम स्लाइड खोलते हैं लेकिन कोई अपनी बात नहीं कर पाए, तो उसके मन के अंदर कितनी हलचल हो जाती है कि मैं अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाया। तो वैसे ही आप सोचिए कि एक बच्चा है जिसकी एक क्यूरियोसिटी है और वो उसकी लर्निंग, मतलब आप उसकी जो उसको जो प्यारा है लर्निंग, हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद काइंडनेस एंड एम्पैथी। काइंडनेस और एम्पैथी मैं आपको एक इससे एग्जांपल से बताऊंगी। मतलब आप बच्चे बच्चे को आप काइंडनेस कैसे सिखाओगे, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं ये जो आप दिन भर में आप कर सकते हैं। मैं आपको एक अभी एक एग्जांपल दूंगी कि मैं किसी के साथ जा रही थी, हम 17वें फ्लोर पे, तो लिफ्ट यूज करते ही हैं। तो मैं और मेरा बेटा खड़ा हुआ था और एक मेड आई, उनके साथ में एक लेडी और एक बच्ची खड़ी हुई थी। तो वो अंदर आते हुए लिफ्ट में फिर वो वापस चली गई। मुझे लगा भैया कुछ काम याद आ गया वो, इसलिए वापस चली गई। वो मेड किसी और फ्लोर में उतर गई, मुझे जिस फ्लोर पे आना था मैं उस फ्लोर पे आ गई। मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन भाई हुआ क्या। शाम के टाइम संजोग से मैं नीचे पार्क में अपने बच्चे के साथ गई, तो वो लेडी भी खड़ी थी। तो कहती है, मैडम आप लिफ्ट में ही खड़ी रही, मुझे तो लगा आप मेरे पीछे आ जाओगी। मैंने कहा मैं क्यों आ जाऊंगी आपके पीछे, मुझे तो अपने घर जाना था, मुझे लगा आपको कुछ काम होगा इसलिए आप चली गई। कहती नहीं, वहां पे वो मेड खड़ी थी ना, इसलिए मुझे उसके साथ लिफ्ट शेयर नहीं करनी। मैंने कहा इस तरीके से यूं, फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर, मैं अपनी मेड से मैंने पूछा, मैं कहा क्यों, तुम कितने घरों में काम करती हो, तुम क्या इस तरीके से करती हो। तो कहती है दीदी हर कोई बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, सही तरीके से बात नहीं करता, ये नहीं करता, उस तरीके से नहीं करता। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो। आपने ये रिएक्ट, इतनी बड़ी लेडी, ये कोई झूठा एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ये चीज समाज में हो रही है। आप अपने बच्चों को राम राम करना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को मतलब ग्रीट करना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को पैर छूना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको खुद को छूना है तभी आपका बच्चा छुए। आप अपने बच्चे को किसी के साथ किस तरीके से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आप उनको ये नहीं समझा रहे हो कि ये आपके कोई नौकर वो नहीं है, ये आपके हेल्पर्स हैं। ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अवॉइड कर जाते हैं अपने घरों में, और ये बच्चों का एटीट्यूड बन जाता है बड़े। क्या वो तो काम करने आई है, उनका तो फर्ज है, मेरा तो कमरा साफ करेगी करेगी, क्यों नहीं करेंगी, उनको तो मिल रहा है। नहीं, वो हेल्पर है आपके। ये आपको बहुत शुरू से उन बच्चों के अंदर समझाना है। उसके बाद इसी पॉइंट में आता है रेसिलियंस। अभी आपने ये देखा होगा कि हमें हमारे पूरे समाज को हिला दिया कोरोना ने, राइट। तो कभी कुछ कैसी स्थिति आ जाती है, आपको बच्चे को जो अपब्रिंग करना है, ईश्वर करे सबके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से रहे, सारी चीजें रहे, लेकिन आप उनको एक रियलिटी दिखा के कि भाई देखो हमारी कैसी सैलरी, किस तरीके से काम होते हैं, कैसे पैसे जाते हैं, कैसे हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चों को ये सारी रियलिटी, सारी चीजें हमें बता देनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बेटा हमें किस तरीके से काम करना है, अगर ये चीज हुई तो हमें किस तरीके से काम करना है। आप एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए अपने बच्चे की, हमें ये चीज जो वो 1 घंटा मैं आपको रात को जो बता रही हूँ ना, साथ साथ में बहुत सारी बातें उन बच्चों के साथ में हो जाती है। मैं आपको ये ठोस से इसलिए बता सकती हूँ कि सबके साथ सारी चीजें होती है। मैंने फिर बोला कि एक्सपीरियंस से इंसान अपनी बात बताता है।
मेरी बेटी इंदौर में डीपीएस में पढ़ाई करती हुई, ड्यूरिंग कोरोना उनके फादर का ट्रांसफर हो गया नोएडा। मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, तो उनका नोएडा में हो गया। नोएडा में स्कूल, कोरोना, इनकम, सब चीजों पे फर्क पड़ा। उनका एडमिशन 9th में होना था मेरी बेटी का। वो आई मेरे पास में, मैं बड़ी परेशान थी कि यार डीपीएस की बच्ची पढ़ रही है, अब कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, क्या नहीं करेगी। उसने मुझे साफ ये बात बोल दी कि आप जिस स्कूल में भी करवाओ, एनसीईआरटी का कोर्स होता है, मेहनत मुझे करनी है, परसेंटेज आ जाएगी, चिंता मत करो, जोन से भी स्कूल में डाल रहे हो आप डाल दीजिए। उस बच्ची ने इतना दिमाग शांत कर दिया उस वक्त रात में। हम जो अभी वो जो बच्ची बोल रही थी, जो पेरेंट, मतलब वो उस वक्त हमारी पेरेंट बन गई एक तरीके से। तो ये जो चीजें जो हम शुरू से समझाते हुए अपने बच्चों को आते हैं, बताते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीज। सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट से मैं 3 चीजें बोलूंगी कि जब आप ड्वेल, जो मैंने आपको बताई, जो लोग काम करने जाते हैं, तो आपका बच्चा किनके पास है, या आपका बच्चा जब टीनेजर है तो वो किस तरीके की दोस्ती रख रहा है, किन दोस्तों के बीच में वो जाता है, और उन दोस्तों के पेरेंट्स किस तरीके के हैं। बच्चा तो जाएगा बाहर, उसके दोस्त हैं, सारे लोग हैं, वो किन लोगों के बीच में वो उठ रहा है, बैठ रहा है। तो आपकी जो नजर है वो इस तरीके की रहनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा बाहर जाने की बात कर रहा है, तो आपको अपने घर पे इस तरीके का एनवायरनमेंट दे कि बेटा तू जो दोस्त है तू घर पे ले आ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से वो बाहर जा रहा है, कुछ आ रहा है, आपको नजर के सामने, तू घर आ जा। या आपको किसी की पेरेंट के बारे में मालूम है, आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, दैट इज वेरी गुड, कि भाई आपको पेरेंट के बारे में मालूम है, वो घर के बारे में मालूम है, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, राइट। सेफ एनवायरनमेंट में मैं आपको, अगर आप मुझे ज्यादा दे मीनू जी, तो मैं एक केस स्टडी और सुनाना चाहूंगी इस चीज पे। जी जो जी मेरे सुनाइए। जी मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो कोरोना के टाइम में आई थी। तो उन्होंने मुझे, टॉपिक उनका था ग्रीफ। उनको कोई, उनके रिश्तेदार जो थे 2-3 एक साथ कोरोना में चले गए थे। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ मैडम, आप मुझे एक सेशन चाहिए आप। तो मैंने जब उनका सेशन लिया, तो वो अपने किस एक स्टेज पे चली गई, अपने चाइल्डहुड उसमें चली गई, जहां उनके साथ एब्यूसिव हरकतें हुई थी, जो उनके कजिन या उनके किसी ने किया था, वो मुझे नहीं पता, उन्होंने नाम मेंशन किया था, तो किसी ने किया उनका। अब आप मानेंगे नहीं, जिस वक्त वो सेशन ले रही थी और जिस जो इमोशंस उनके थे, जो उन्होंने, मतलब वो ऐसे ऐसे, उनके नेल्स इतने ज्यादा थे कि वो ऐसे 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 कर रही कि अगर कोई वो व्यक्ति वो उनके सामने आ जाए, क्योंकि उस वक्त वो बच्ची थी, वो व्यक्ति अगर उनके सामने आ जाए तो उसको शायद वो मार डाले, मतलब इस तरीके के उनके इमोशंस थे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरे दिमाग काम नहीं किया, ऐसे तो ये अपना हाथ खुद ही खूना कच कर लेगी इस तरीके से, मैं करूं क्या। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन दे दिया। उस क्वेश्चन को लेके उन्होंने इस तरीके से अपने इमोशंस बाहर निकाले कि जिसकी हद नहीं। और अभी वो 40s में होंगी, और ये काम उनके साथ में कुछ बिलो 10 समथिंग में हुआ हुआ, या 15 के बिलो ही हुआ हुआ, कि वो एक कहने के उसमें नहीं थी, अपनी शेयरिंग करने के उसमें नहीं थी, किसी को उन्होंने घर पे नहीं बताया। आप सोचिए कितना बड़ा ट्रॉमा है ये, कि एक इंसान ने अपनी 25 साल की जिंदगी पूरी इस तरीके से निकाल दी। और 3 दिन के बाद उनका मेरे पास फोन आया, वो बोलती मैडम आज मैं बहुत अच्छी तरीके से सोई हूँ। मतलब आप इस चीज को, मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप एक जागरूक पेरेंट हैं, अगर आपके नजर आपके बच्चे पे है, उसकी पूरी एक्टिविटी पे है, तो आप अपने बच्चे की करवट क्या, अपनी उसकी सांस क्या, उसके हाव भाव से समझ जाएंगे कि इस बच्चे के साथ कुछ हुआ है या कुछ चीजें हैं। और आप, मैं तो कहती हूँ हर एक दिन एक आदत होनी चाहिए कि अपने बच्चे को एक दिन में एक बार गले जरूर लगाएं, क्योंकि वही हमारी दौलत है, वही नियामत है, वही सारी चीजें हैं। कि मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं तो जरूर कहती हूँ, मैं तो जरूर लगाती हूँ कि भैया एक बार गले लगाया। मैं अपने बच्चे को मारती भी हूँ, नो डाउट, डांटती भी हूँ, लेकिन मारने डांटने के बाद मैं जरूर बोलती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी आदतों से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल मारना वारना तो आजकल बड़ा चल रहा है
कि बच्चे को स्ट्रेस मत दीजिए, बच्चे को बीट मारना नहीं चाहिए। भैया ठीक है, यूजुअल मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से मारे जा रहे हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आध थप्पड़, मतलब वो तो यशोदा माँ ने भी अपने बच्चों को लगाया, तो मारना ही चाहिए। तो ये चीज है, पेरेंटिंग में मारना मतलब हल्का फुल्का मारना तो चलता है, माँ का तो बिल्कुल चलता है, नो डाउट। मैंने अपने आप को सेव कर लिया यहाँ पे। अब 5th पॉइंट है रेगुलेटिंग योर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। हम जब पेरेंटिंग करते हैं, हमारे खुद के थॉट्स और खुद के इमोशंस कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता। हम झगड़ा करके आए और अपने उसी झगड़े को अपने बच्चे पे उतार दिया, या हमारे जैसे भी थॉट्स आए तो हमने हमारे बच्चे पे उतार दिया, और हम हमारे बच्चे को बिल्कुल राम चाहते हैं कि तुम तो बिल्कुल हमारे सामने मुंह भी नहीं खोलोगे, ना तुम हमको कोई जवाब दोगे, ना हमको कुछ दोगे। तो यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूंगी कि जब टीन एज आती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी एजेस को कवर कर रही हूँ, जब टीन एज आती है तो विचारों का थोड़ा सा मतभेद आता है, थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है और आता है, तो उसको आप बिल्कुल समझिए, हाँ बेटा ठीक है यार, तेरे ओपिनियन तेरे साथ है, मेरे ओपिनियन मेरे साथ है, मेरी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है, तेरी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है। अब मतलब जहाँ पे आपके जो इमोशंस और थॉट इधर उधर जा रहे होते हैं, तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं, आप उसका एक मिडिल पाथ निकाल सकते हैं, आप कुछ सीधे सीधे आप उसको समझा सकते हैं कि भाई तेरे विचारों से मेरे विचार मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस करके देख ले। क्योंकि आप अगर छोटी छोटी एज में उसको एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे ना, तो बाद में तो वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर देगा। छोटी छोटी जिम्मेदारियां, छोटी छोटी चीजें देना बहुत जरूरी है कि हाँ चल कर ले, कोई बात नहीं, करके देख ले। क्योंकि अगर वो छोटे में करके कुछ अपना सीख गया, भगवान करे सीख गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं कुछ ही हुआ तो आप तो है ना पास में उस वक्त, आप तो उस वक्त संभाल लेंगे। वो बेचारा कहीं 40-45 साल में अपनी भड़ास निकाले कि माता जी पिताजी ने 25 साल में तो कुछ करने नहीं दिया, चलो 45 में करता हूँ। भैया 45 में उसने जब किया तब तो उसका कुछ भी नहीं है, पीछे माता जी पिताजी भी नहीं है और कोई भी इस तरीके का नहीं है सपोर्टर। तो इसलिए उस चीज को आपको बीच में समझना है कि आपका बच्चा चाहता क्या है, कह क्या रहा है। ये बहुत सारे एज के, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास काफी सारे क्लाइंट आते हैं, जो हाँ मैं जनरेशन की जो बात कर रही हूँ, हम समाज में रह रहे हैं, इंडिया में है, यहाँ फैमिली में ड्रिंक्स भी चलती हैं, यहाँ फैमिली में गालियां भी चलती हैं, फैमिली में सारी चीजें चलती हैं, लेकिन हम बच्चों को बिल्कुल वैसा बनाना चाहते हैं। आप साफ बोलिए कि हाँ भाई, क्योंकि एक जो बीच का पेरेंट है, कई बेचारे फादर्स मेरे पास ऐसे फ्रस्ट्रेटेड आते हैं, कहते मैडम एक बात बताइए, पहले तो हमने अपने माता पिता की सुनी, अब बच्चे पैदा हुए, अब बीवी कहती है भाई इसके सामने नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो कहते हैं हम जाएंगे, हम जिए कब। आप ये सोचिए, अब एक पिता की जो वो है, वो कहता है हम जाएंगे, हाँ मैडम हम जिए कैसे। मैं आपको अच्छा जीना कैसे, आप अपना जीना बताइए कि आप कैसे जीना चाहते हैं। सब तो अपने अध्यात्म में और सारे लोग इतने अच्छे हैं नहीं, कहते मैडम मैं तो इतना थक जाता हूँ, आता हूँ अपना एक ड्रिंक करता हूँ और मेरे को बस इतनी फ्रीडम चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। अब उनकी फैमिली को पूरे बुला के जब बोला, मैंने कहा देखिए मैडम, ऐसे तो आपका परिवार टूट जाएगा अगर आप उनकी भी चीजों को वो मानेंगे नहीं, क्योंकि अब उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई है ये तो आपको पता नहीं है। आप मेरे जितने भी ये सुन रहे हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, चाहे 65 साल के हों, चाहे 45 साल के हों, चाहे 35 साल के हों, मैं उनसे सबसे पहले एक ही चीज पूछती हूँ कि आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, आपके माता पिता का रिलेशनशिप कैसा था, और आपके घर में कैसा माहौल था। तो जिनके साथ जो चीजें हो रही हैं, 100% 1 से लेके 15 तक के बीच में जो उनकी फैमिली में घटित हुआ है, वो ही चीज सामने वो बच्चा लेकर आता है। ये एरिक एरिक्सन, मैं आपको एक किताब का नाम भी दूंगी, जो लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, मैंने तो साइकोलॉजी में ही पढ़ा ये चीज। तो एरिक एरिक्सन के आप अगर 8 स्टेजेस देख लेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस, इस तरीके से उन्होंने जो लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि इस स्टेज में बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं और बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है आगे तक। वो बिहेवियर उसका लाइफ लॉन्ग चलता है। इसलिए बोला जाता है कि भैया 1 से लेकर 14 तक बच्चे को संभाल लो, 1 से लेकर 7 तक ही संभाल लो कम से कम। तो ये सारी चीजें आती। अब स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग हर एज की स्टोरी टेलिंग अलग अलग होती है।
मैंने अपने बच्चों को स्टोरी सुनाई है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। मेरी बेटी के लिए 2 कैरेक्टर थे, एक पिंकी थी, एक चिंटू था, तो वो हमारे बदलते रहते थे। कहती मम्मी पिंकू को आप ठीक कर दो यार, चिंटू ठीक है गलत है। तो जो जो मुझे उसको दिन भर सिखाना होता था, तो मैं एक स्टोरी अपने दिमाग से बनाया करती थी और उसको सुनाया करती थी कि भाई चिंटू ऐसा था, उसने दादी को जवाब दे दिया, फिर दादी गुस्सा हो गई, फिर 2 दिन के लिए चली गई, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, मतलब उसको पूरी स्टोरी सुना के। अब इस स्टोरी को आप एक्सपीरियंस, जो आपके टीनेजर्स हैं, जो आप उनके, तो आप उनको एक्सपीरियंस बता सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अगर मेरे साथ टीनेजर्स भी सुन रहे हैं तो वो भी सुने कि जिंदगी बहुत छोटी है। आपको एक्सपेरिमेंट एक जिंदगी में इतने सारे आप नहीं कर सकते। आप अगर वही इंसान है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और आगे बढ़े, अगर खुद पे ही एक्सपेरिमेंट वो करता रहा, तो जैसे हम लोग तो पास लाइफ वाले हैं, तो पता नहीं कितने ही जन्म जिएगा वो और कितनी गलतियां करेगा वो। तो इस तरीके से मैं बोलना चाहूंगी कि भाई गलतियां सब करते हैं, लेकिन दूसरे की गलती से सीखो, वही इंसान है। तो आप उसको अच्छी, जब बच्चा आपके साथ बैठता है तो आप अपने परिवार की कोई स्टोरी सुना सकते हैं। देखो वो बंदा इस तरीके का था, उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हो गया, वो ऐसा था तो उसने ऐसा किया तो उसके ऐसा ऐसा। बच्चा हूं कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जा रही होती है बात, भाई ये माँ मेरी क्या समझाना मुझे चाह रही है, या पिताजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। बीइंग अ गुड रोल मॉडल। मेरी जो अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो बस मेरे पास 10 पॉइंट ही है, इससे ज्यादा फिर उसके बाद धन्यवाद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बीइंग बीइंग अ गुड रोल मॉडल। रोल मॉडल मैं बोलूंगी कि अगर आप जो कर रहे हैं, अगर आप खुद देर से उठ रहे हैं और अपने बच्चे को बोल रहे हैं बेटा तू उठ मेडिटेशन कर, थैंक यू सो मच, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, वो मानेगा ही नहीं। आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हो उसके सामने। अगर आप खुद डिसिप्लिन है तो ही आप अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन, मतलब आप रोल मॉडल उसके बन सकते हैं। आपको रोल मॉडल बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक ये चीज जरूर बोलूंगी कि जो माँ, आप इस चीज से एग्री करेंगे, जो माँ खुद खाना बनाती है उसी का बच्चा खाना बनाना मोस्ट प्रोबेबली सीखता है कि मेरी माँ ने खाना बनाया था इसलिए मेरे को खाना बनाना आना चाहिए, या वो इन्वॉल्व होता है और उस माँ को इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चे को खाना बनाते टाइम, या कुछ भी अपनी चीजें जो भी जैसी भी हैं, आप जैसे हैं आप वैसे ही अपने बच्चे को बना सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को बहुत तैयार होना पड़ेगा। वही 3 पॉइंट साथ में आते हैं, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, कंडीशन और आपका रियलाइजेशन। तो उस पे ही आप अपने खुद अच्छे खरे उतरेंगे तो ही आप अपने बच्चे का रोल मॉडल बन सकते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब बच्चे के साथ रियलिस्टिक, इसको मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल से समझाऊंगी। चिड़िया जो है वो तैर नहीं सकती, मछली जो है वो उड़ नहीं सकती। अगर आप दोनों को चीजें, अपने बच्चों को आप देखते हुए आप चीजें करेंगे तो ही आपका, आप रियलिटिक उस बच्चे को बना सकते हैं। आप 8th क्लास तक उस बच्चे के साथ सारे एक्सपेरिमेंट कीजिए। फुटबॉल खेलता है बेटा तू जा, क्रिकेट खेलना अच्छा तू जा, स्केटिंग करना अच्छा तू जा, अच्छा तुझे क्या पोएम लिखनी है, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आप उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। जब आपका बच्चा एक चीज में समझ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए है। हो सकता है कोई बच्चा 8th क्लास में समझ सकता है, 9th में, क्योंकि 10th में तो उसको सब्जेक्ट्स लेने उसके बाद में। अगर उससे पहले आप अपना उसका काम खत्म कर देते हैं, आप उसको इतना एक्सपोजर दे देते हैं, तो आपको बहुत हद तक बच्चे का समझ में आ जाएगा। और उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस कुछ इधर उधर की ना रखें, वही एक गुड पेरेंटिंग है कि भाई बच्चा जो चाहता है, जिस लाइन में चाहता है आजकल तो। लेकिन इस बात पे बोलना मेरे को इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं। आजकल बच्चों के ऊपर इतना फोर्स नहीं है अपनी स्ट्रीम लेने का या कुछ करने का, क्योंकि पेरेंट्स अब अननेसेसरी उनके ऊपर इतना फोर्स आजकल नहीं करते। तो लेकिन फिर भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। वो 8-9 तक आपके बच्चे का इंटरेस्ट आपको पता चल जाता है जब आप उसके साथ में सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या आता है कि इसी चीज में मैं आपको एक चीज और लेना चाहूंगी कि बच्चे को घुमाना, बाहर ट्रिप्स में ले जाना बहुत जरूरी है। 3 महीने में आप चाहे एक ट्रिप लगाएं, उस ट्रिप से बच्चा बहुत कुछ चीजें सीखता है। ये पॉजिटिव डिसिप्लिन में भी मैं इस चीज को ले सकती थी, क्योंकि अब आप, मैं देखिए पॉजिटिव डिसिप्लिन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारी माता जी जो है, मतलब अभी हैं, तो वो हमें क्या कहती थी, अपना काम खुद करो। उनका एक ही स्लोगन था
अपना काम खुद करो। इवन हमारे घर में सर्वेंट थे, लेकिन उनका यही एक चीज था, सर्वेंट कॉमन काम करेंगे, आपको अपना काम खुद करना है। मेरे भाई भी, हम बहनें भी। आपकी यूनिफॉर्म आपकी खुद प्रेस होनी चाहिए, आपके जूते आपके खुद पॉलिश होने चाहिए, आपके कबर्ड खुद साफ होने चाहिए। वो चीज हमने हमारी माँ से इतना डिसिप्लिन सीखा कि हमें कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं हुई, और हमारा कोई भाई बहन कोई हॉस्टल में नहीं गया, कुछ नहीं गया। लेकिन आजकल मैं एक बहुत अच्छी बातें सुनती हूँ कि जब नई नई बच्चियों की शादियां होती हैं तो कहते हैं कि अच्छा खाना बनाना आता है, सीख लेंगे, सीख लेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, एक आया था केस, ये भी आया था मेरे पास में कि मैडम ये पता नहीं किसी चीज पे इनका डिस्प्यूट चल रहा था किसी लोगों का, तो कहते हैं मैडम खाना ही नहीं बनाती। तो मैंने कहा अच्छा, आपने शादी से पहले पूछा था कि इसको खाना बनाना आता है कि नहीं आता? तो कहते हैं हाँ पूछा था। कहते हैं उन्होंने कहा नहीं आता लेकिन सीख लेगी। तो मैंने कहा फिर सिखाओ। तो कहती है वो सीख ही नहीं रही है। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं सीख रही है? तो कहता है कभी किया ही नहीं है इसलिए नहीं। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। तो मैं हर प्रोग्राम में अपने एक ही चीज बोलती हूँ कि आप जैसे नर्सरी से लेके 12th क्लास तक बच्चे को पूरा एक साल में का एक कोर्स पढ़ा दोगे? क्या स्कूल वाले बेवकूफ है जिसमें नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रखा हुआ है? तो वो धीरे धीरे बच्चों की ग्राउंड कर सिखा है। तो भाई आपके घर में जो बच्चे हैं आप उनको काम करना क्यों नहीं सिखाते हो? मुझे ये बात समझ नहीं आता। जब 8th क्लास में बच्चा फायर समझ जाए, गैस समझ जाए, तो कम से कम एक काम तो दे सकते हो कि शाम की चाय तुम मुझे पिलाओ। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने बच्चे को दे सकते हो। टेबल लगाने की बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चल के बहुत भयंकर रूप ले रही है मैडम, बहुत भयंकर रूप ले रही है कि हमसे तो काम नहीं होता, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमारे घर में तो 4 नौकर लगे हुए थे, तुम करा लो जिसे कराना है, हमसे तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसी गंदगी में रहते हैं। ओ माय गॉड, मतलब लिटरली। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम जो ये कट पीस लेकर आए हो थान लेकर आओ, पहले जाके माँ को लेकर आओ। यहाँ यहाँ गलती किसकी नहीं है, ये थान की गलती है। तो एक साथ कुछ नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में एक रोटी नहीं बनाई, पूरे परिवार के लिए 15 रोटी कैसे बना लेगा बेचारी? वो कहेगा क्या तुमने शादी करवा के दिमाग खराब कर दिया मेरा? क्यों कराई तुमने शादी? तो ये जो चीजें आ रही है मैडम, ये जो है चीज, ये पॉजिटिव डिसिप्लिन में मैंने जो ये पॉइंट डाले हैं कि छोटा सा बच्चा है, आपको छोटी छोटी चीजें उसको आप करना सिखाइए। आजकल त्योहार मनाना खत्म हो गए हैं। मुझे लोग मेरी हेल्थ देख के बोलते हैं अरे आप तो बहुत ज्यादा पकवान बनाती हैं इसलिए आपके घर वाले भी खाते हैं और आप भी खाते हैं। मैंने कहा भाई तब मैं खाती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही मोटी हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, पकवान बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि त्योहार तो हुआ, आप सज लिए, हो गया, कपड़े भी पहन लिए, खत्म, फिर क्या? लेकिन जब आप अपने घर को साफ करते हैं, अपने बच्चों को साथ में लगाते हैं, एक टीम वर्क करते हैं, और फिर उसके बाद सामान खरीद के लेकर आते हैं, वो गुजिया बनती है, वो मठरिया बनती है, जो आपका बच्चा आपके साथ में होता है, वो आपके साथ में शेप गलत बना रहा है, ये कर रहा है, दिस इज इन्वॉल्वमेंट। आप अपने बच्चे को आप खुद ही नहीं बना रहे हो तो आपका बच्चा कहाँ से बनाएगा? मुझे एक बात बताएं। हमने हमारी माँ को देखा है बनाते हुए, मैंने अपनी सास को इस वक्त काम करते हुए देखा है। मैं उनके सामने कोई उनके सामने दलीलें पेश नहीं कर सकती कि मैं नहीं करूंगी या मुझे नहीं आता है या नहीं हो सकता है। वो तो बहुत ही खतरनाक, जो कहते हैं ना कि आप सोए हुए इंसान को जगा सकते हैं लेकिन जो घून मार के ऐसे ही पड़ा हुआ है आप उसको नहीं जगा सकते। तो ये बहुत सो कॉल्ड बहुएं, सो कॉल्ड बेटियां अगर आज सुन रही हैं मुझको, तो मैं यही बात बोलूंगी कि, और सो कॉल्ड माएँ जिनके बच्चियां छोटी हैं, प्लीज उनको, बच्चियां क्या बच्चे भी, आप अब्रॉड अपने बच्चों को भेज रहे हो, वहां पे कौन से हेल्पर्स हैं, वहां कहाँ सर्वेंट है? कोरोना काल में सबसे ज्यादा डिवोर्स केस इसी वजह से हुआ कि मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा पा रहे। वो खुद का ही काम नहीं करेगा तो दूसरे का काम ही क्या करेगा? और ये पता है ये चीज कहाँ से आई है मैडम? मैंने एक मेरी दोस्त थी, तो वो जो थी उनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी थी, वो जॉब करती थी। तो वो कहती है यार कमा किसके लिए रहे हैं? बच्चे के लिए तो कमा रहे हैं। अगर बच्चे को ही कंफर्ट नहीं देंगे तो किसको कंफर्ट देंगे? मैंने कहा ये बच्चे को जो तुम कंफर्ट दे रही हो ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। मैंने कहा इसको खुद का काम करना सिखाओ, कंफर्ट देने के बहुत और तरीके हैं। मैंने कहा बेशक उसको अब्रॉड घुमाने ले जाना इस पैसे से,
आप लेकिन उसको सेंस ऑफ रियलिटी बताओ कि क्या है, अगर काम करना पड़ा तो किस तरीके से करना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपके घर में होना चाहिए, बच्चों को डाइनिंग टेबल लगाना आना चाहिए। भैया बच्चा एक वो आपके साथ बॉन्ड कर रहा है ना, अदरवाइज किसके पास टाइम है। बच्चा स्कूल गया, स्कूल के बाद ट्यूशन चला गया, ट्यूशन के बाद वो अपने पेपा पिग और वो फलाने ढिमकाने वो सब चीजें देखने लग गया, गेम देखने लग गया। आप अपनी कीर्तन और संकीर्तन में लग गए, आप अपने किसी चीज में लग गए, तो आपको टाइम कहाँ मिल रहा है। एक डाइनिंग टेबल का जो टाइम डाइनिंग ही तो है, तो आप वहां पे बच्चे से सिखाइए कि भाई प्लेट लगाओ, तरीके से खाना लगाओ, गर्म करो खाना, इस तरीके से करो, तो एक बॉन्डिंग जो है आपकी फैमिली की वो बनी रहेगी। अब आ जाता है कंपैशन फॉर सेल्फ एंड चाइल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो आप कम से कम कंपैशन रखो अपने आप में और अपने बच्चे में, कि जो हो रहा है प्रभु जी ठीक है, जैसा है ठीक है, अब हम समझ लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। डोंट लूज, क्या कहते हैं ना वो एक कहावत है, मॉरल ऑफ द डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो आपको होप जो है छोड़नी नहीं है। अब मेरे विचारों से कौन प्रभावित हुआ है और कौन नहीं हुआ है, और जो नहीं हुआ है या मेरे से कुछ टूटी हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मीनू जी बस इतना ही था आज मेरा ज्ञान। थैंक यू, आपकी ये शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं, मैं कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, मैं थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, एकदम अपनी भाषा में, कि हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है इसी तरह से बात। बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा थैंक यू। लगा, और आपने हर फील्ड को टच किया, हर टॉपिक को, बच्चों को बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी, अपने घर में भी करें, ये फ्रेंड सर्कल से भी। बहुत सुंदर। तो मास्टर्स, आप लोग अपनी कोई कैसा रहा सेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस हो या आपका कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कुछ कहना चाहें तो अपना हैंड रेज करें या unmute कर सकते हैं अपने आप को। ना, आपने क्लियर बोला है कि लगता है लोगों के प्रश्न ही नहीं रहे हैं। दीपा जी, जी दीपा जी, बहुत सुंदर। तो आपका, आप अपने आप, हाँ जी बताइए। बहुत सुंदर शेयरिंग था आपका, एक एक लाइन मैं इतना ध्यान से, इतना अच्छा कि मेरा भी बेटा है 14 इयर्स का, इसलिए एक एक बात आपकी बिल्कुल और मैं आपको देख रही थी कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं, इस समय बहुत जरूरत होती है छोटे दिन के बच्चे हैं, सब सही बात है। मेरा भी बेटा है 14 इयर्स का, तो वो सारी चीजें वाकई में बिल्कुल एकदम ना कि आपने एक एक पॉइंट बताया कि वो एक तो जो एज है, इस एज में भी बच्चे बहुत सारी बातें, जैसे कि कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, तो कभी फिर हम बच्चे शेयर नहीं करते हैं, या कभी मतलब, तो हमें उसे उनको एज ए फ्रेंड हमें उनके साथ टैकल करना है। तो बहुत सारी नई नई चीजें मैंने देखी, बहुत सारी मैं अप्लाई भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अप्लाई होने के बाद भी फिर मैं खुद अपने आप पर ही थोड़ा सा काम हो जाती हूँ कि नहीं, अभी शायद वो वक्त नहीं है, करेक्ट। और जब वक्त आए, राइट, तो वो वक्त आएगा, बट हमें उनके साथ रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बात मैं अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर लेती हूँ कि नहीं, अभी उनका यही भैया टाइम है। अनकंडीशनल लव एंड यस, जो नॉन जजमेंटल, ये तो हमें रहना है। ऐसा हमें हाथ मतलब हमें तो एक ऐसा वृक्ष खड़ा करना है कि सिर्फ हम खाद और पानी डालें, क्योंकि पेड़ तो हाँ, अपने आप हो जाएगा, लेकिन जो बीज डला है तो वो बीज तो वैसा का वैसे ही आएगा। इसलिए मैंने पेरेंटिंग से चीज शुरू करी। ये एक अगर हम एग्जाम्पल एक पेड़ का लेते हैं, तो भैया पत्तियां भी टूटेंगी, डाली भी टूटेगी, वो तो एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है, सारी चीजें होंगी। नहीं, लेकिन जैसे मेरे यहाँ ये होता है मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, जी तो जी। वो बिल्कुल, उसको बिल्कुल फ्रीडम है। तो उसको लगता है कि बस पापा तो कुछ बोलते नहीं है, जो भी है आप ही बोलती रहती हैं, आप ही मेरे पीछे लगी रहती हैं। तो मैंने कहा कि कोई एक तो होना चाहिए जो तुम्हारे पीछे लगा रहे है, मतलब पीछे लगने का मतलब ये है, हाँ हाँ कोई हाँ। तो ऐसा हो जो नजर रखे। नहीं वो हमें मेरे तो घर में भी यही है। मेरे घर में हाँ, भी ऐसा ही है कि फादर जो है वो अनकंडीशनल, हाँ ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, कहते तुम हो हाँ, तो। सब कुछ वो बिल्कुल तो आंख बंद करके वाली बात है। मतलब वो कहते हैं ना, प्लीज मैं इस प्लेटफॉर्म में ये बात बोल रही हूँ कि हर माँ चुड़ैल लगती है एक टाइम पे, लेकिन बाद में फिर वही माँ अच्छी लगने लगती है कि यार माँ ने बहुत अच्छी पेरेंटिंग करी है, तो ही हम ऐसे हैं। तो वो कोई बात नहीं, इट्स ओके कि तुम बोलो,
लेकिन हमें तो भाई जो सही लग रहा है हम वही काम करेंगे, वो वाली बात है। सही यस कह रहे हो कि यस, माँ उस समय बहुत खराब लगती है कि मम्मी हमेशा हाँ, बहुत टूटती खराब रहती है, लगती है, मतलब कुछ कभी आप कभी ही क्यों वर्ड्स भी, रोकते हो मुझे। वर्ड्स लेकिन भी इतने लेकिन गंदे गंदे। मैंने बीच में एक चीज यूज करी थी, यूनिटी। यूनिटी इन द सेंस कि पूरा फैमिली फिर एक हो जाती है, मतलब हस्बैंड भी, मेरी मदर इन लॉ भी, और मैं भी, कि जब हमें बच्चे के बारे में जब कोई चीज बात करनी होती है तो हम फिर बिल्कुल एक टीम हो जाते हैं कि हाँ भैया। फिर मैं इनको बोलती हूँ कि भैया अब आपके समझाने की बारी है। कि अब समझाने का टाइम। अब आपका 14 साल का बच्चा है ना, अब आपके हस्बैंड के संभालने की बारी है, अब आपकी हो चुकी है, अब मैं जितना आपने करनी मैं है। तो वही करती हूँ, बेटे को कहती हूँ नहीं अब मेरा टाइम नहीं है, मेरा रोल नहीं है, मेरा जहाँ रोल था वो मैंने कर दिया, अब पापा समझेंगे। अब अब पापा आप पापा के समझाएंगे। पास जाओ, वो क्या करते हैं वो अब तो तुम समझो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही। बहुत अच्छा सच में सेशन था। थैंक यू। चलिए और थैंक मैं यू। कभी आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ? अरे श्योर। कभी हाँ, मैं मैं आपसे, मैं आपको नंबर दे दूंगी, यस, मेरे से ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल मुझे नंबर, ठीक है, ओके, थैंक यू। रजनी शर्मा। थैंक यू दीपा जी। जी डॉली जी, डॉली शर्मा। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत पहले हो गई थी। मेरी दो बेटियां हैं। जिस तरीके से मोनिका जी ने ये बताया कि हाँ बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए, पर मैं बार बार बच्चों को नहीं टोकती थी क्योंकि मेरे पास खुद ही इतना टाइम नहीं था। पर जब मैं उनको देके बैठती थी तो मैं एक ही बार ये समझाती थी कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो टच वुड, भगवान की आज दया है या भगवान का आशीर्वाद है, मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। वेरी आपने गुड। अच्छी पेरेंटिंग की है। बस मतलब बार बार मतलब मैं लोगों से पूछती रहती थी कि यार इनके लिए क्या करूं, इनके लिए कैसे करूं, इनके लिए कैसा क्या करूं। तो वो लोग बस यही कहते थे आप सिर्फ इनके ऊपर नजर रखो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं एक शॉप चलाती थी, मेरा टाइम सवेरे 7:30 बजे से रात के 10 बजे था। उसी बीच में मैंने उनको खाना बनाना, खिलाना, अपने ही दुकान पे बैठ के मैंने उनको पढ़ाना, ये सब काम मैंने वहीं पर किया। और एक बहन ने दूसरी बहन को संभाल लिया। कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उस तरीके से मेरे बच्चों को बार बार उनका साथ मिलता रहा। और आज वो इतना बड़े वृक्ष हो गए, पूरा पेड़ बन वेरी। गए। बहुत बढ़िया। देखिए हमने क्यूएल, मीनू जी, हमने क्यूएलयू में एक चीज सीखी है कि आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। अगर आप एक बहुत अच्छे भाव से काम कर रहे हो, और मैं फिर बोलती हूँ बच्चे बहुत सेंसिबल होते हैं, बच्चों से कोई चीज छुपी हुई नहीं होती, बच्चों को बेफालतू के उल्टी सीधी बात नहीं बोलनी चाहिए। बार बार जो नहीं बोलना। हकीकत है, हकीकत है उसको आप बताइए। बस आपके शब्द अच्छे होने चाहिए जो उनके तक पॉजिटिव तरीके से उनके तक वो जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। चलिए तो अब थैंक यू। अच्छा आपने शेयरिंग किया डॉली जी। नेक्स्ट मैं रजनी जी को लेती हूँ। जी रजनी। हेलो मैम, मैं ग्रैंड माँ हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत वेल सेटल्ड हैं और उनकी पेरेंटिंग मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से की है और बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैम मुझे अपनी पेरेंटिंग पर इतना भरोसा है कि मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर मुझे कहती है, दादी यू आर अ यशोदा माँ। वेरी नाइस। ये मुझे सुनकर आप मतलब मुझे अंदर से इतना प्राउड फील कराता है कि वाकई कहीं ना कहीं मेरी पेरेंटिंग अच्छी रही है, जो मेरी ग्रैंड डॉटर तक मुझे ऐसा बोलती है कि दादी आप। और मोनिका जी की बातों से भी मैं बहुत सहमत हूँ। जैसे कि अभी अब एडवांस हो गई है, हमारे टाइम में उतना एडवांस नहीं था, तो इनके भी जो व्यू ऑफ पॉइंट्स हैं वो भी मैं सुन सुनकर अपने अंदर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, जो मैं उसकी यशोदा माँ बनी रहूं। वेरी बिल्कुल, गुड मोनिका बहुत बढ़िया। अवस्थी, बहुत अच्छा आपने कहा, थैंक बहुत यू सो मच। सुंदर लगा। और ऐसे ही आप हम लोगों को सबको मोटिवेट करती रहे। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आप दादी हैं और आपने अपने बच्चों को इतना बड़ा करके, और सोचिए बच्चे भी आपको इतना मतलब पॉजिटिव आपको हाँ, वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि आप इन्होंने मेरे सारे पॉइंट कवर, इन्होंने मेरे सारे पॉइंट कवर कर लिए। कि एक मैंने आपको राज कपूर की पिक्चर का जो एक एग्जांपल दिया था हाँ, कि कल आज आपको और कल। तो ये वो कल है, ग्रैंड पेरेंट है।
लेकिन इनकी जो है बहुत अच्छी अवेयरनेस होगी, इनकी बहुत अच्छी कंडीशनिंग होगी और इनकी बहुत अच्छी सेल्फ रियलाइजेशन होगी और इनके बच्चों पे इनका बहुत विश्वास होगा और एक ग्रैंड पेरेंट के नजर के सामने इनका बच्चा पल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी मोटिवेटेड, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटिवेशन मिलना चाहिए इनसे, जैसे आपने भी हाँ, कहा था कि हम तो ग्रैंड पेरेंट अच्छे बनेंगे। मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं मोनिका से इसलिए भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ क्योंकि आप जानते हैं जब मैं ग्रैंड माँ बन गई हूँ तो हमारे टाइम में इतने सब पॉइंट्स नहीं हुआ करते थे। एज अ मदर हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स और जो भी है अपने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग की, लेकिन अब ग्रैंड माँ बनने के बाद और अच्छी पेरेंटिंग कर ले और यशोदा माँ बने रहे, इसके लिए तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एक्चुअली पहले इस तरह के सेशन नहीं हुआ करते थे, लेकिन पेरेंटिंग तो हमें आती ही है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमको अपने बच्चे को क्या सही सिखाना है। हाँ, राइट, और आजकल मेन काफी चीजें पेरेंटिंग हमने टाइम नहीं अपनी देते हैं बच्चों को। हाँ, अपनी माँ से सीखी। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी पूरा माँ टाइम की दिया करते थे पहले, बहुत अपने अच्छी। बच्चों को पूरा टाइम दिया करते थे, और आजकल वर्किंग है तो उतना टाइम नहीं दे हाँ, पाते हैं, तो ये सारी कई हाँ, फील्ड्स उतना ड्रॉप टाइम नहीं देते। होते। हमारी माँ को ये पता चल जाता था कि हम कब भूखे हैं या हाँ, कब हमें उनको पता पानी की होता था, जरूरत है। बिल्कुल। बट आजकल की मदर्स को इतना नहीं मालूम पड़ता क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ही उनका इतना है अपना ही, ऑफिस का। हाँ, उनको बहुत हाँ, कुछ देखना होता है, हाँ, बाहर का भी देखना होता है, घर का भी। हाँ। आप अब एक मदर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक वर्क कर रही है, तो उसको अपने इतनी बच्चे को एनर्जी तो नहीं बचती उसके अंदर कि वो खुद को ही पहले संभाल ले। ग्रेट पेरेंट, मैं यही समझाना चाह रही थी एक बहू के लिए कि एक मदर इन लॉ का क्या व्यू होना चाहिए। तो यू आर अ वेरी ग्रेट पेरेंट टुवर्ड्स योर बहू ऑल्सो। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू रजनी जी। और हमारे बीच में सर हैं, मैं कहूंगी सर आप भी कुछ अपना शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सुंदर है आज का। यस सर। सभी को नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर सर। मेरी 2 लड़कियां हैं। एक लड़की अभी MBA कर रही है, दूसरी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होके जॉब कर रही है। लेकिन जो बड़ी लड़की है उसको खाना बनाने नहीं आता था, तो मैं मेरी बीवी को हमेशा बोलता था कि खाना बनाना ये सबसे बड़ी डिग्री है। जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता वो ससुराल जाके क्या मैगी खिलाएगी या सिर्फ एक्चुअली उनको पिज्जा बर्गर खिलाएगी क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। इसलिए अभी ये रोल अभी उसके पीछे लगकर वो चालू है, और वो सुबह जैसे भी बनाएंगी वो हम लोग एक्चुअली शेयर करते हैं और हम लोग खाते हैं यस और सर, बहुत खाकर बढ़िया, ऐसा एंजॉय ही करते करना हैं। चाहिए, बच्चों को ये बहुत मोटिवेट और जरूरी है करना उसको सर। चाहिए। उसको जैसा भी हो उसको इंस्पायर करते हैं, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ करके उसको इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पायर करने से वो और मोटिवेट होके और भी अच्छा अच्छा बनाना चाहती है। और छोटी लड़की जो है उसको तो खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन वो देख देख के, माँ का देख देख के वो सीख गई। और अभी जो मॉडर्न युग जो है, वो युग है ना, यूट्यूब में देखकर, रेसिपी देखकर वो खाना बनाती है। तो वो छोटी लड़की जो है जो भी बनाती है वो रेसिपी उसकी यूट्यूब से वो लेती है, और यूट्यूब से लेकर वो जो भी वो बनाती है वो हम लोग शेयर करते हुए उसको भी एक्चुअली एडमायर करते हैं। तो नहीं, ऐसा बच्चों को वो, कहीं से तो हाँ, मोटिवेशन ऐसा मिलना चाहिए रवैया सर, करना। बिल्कुल। सर और मेरा एक तो मेरा बेटा भी खाना हम्म बनाता है, मेरे तो बेटी हम्म नहीं तो है, मैं अभी इसी पॉइंट पे आ रही थी क्यों कि बाहर रहता है, मैं और दो वो बेटियों की पूरा बात अपना, बोलती हूँ। हाँ, अकेला ही बेटों कई को भी सालों आना से चाहिए है, ये काम करना। शुरू से ही उसने किया है, स्कूल के बाद उसका अभी इतना मेरी इंटरेस्ट रहा, खाना बनाता मेरी है। दोनों दोनों बच्चियों को ध्यान में रखते हुए हमारे एरिया में मैंने एक संस्कार केंद्र शुरू किया। तो वो संस्कार केंद्र शुरू करने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनका जैसा उम्र बढ़ते गया, एजुकेशन आगे का बढ़ते गया, वैसे वो संस्कार केंद्र में जाना कम कर दिया। लेकिन वो संस्कार केंद्र उनके लिए जो चालू था वो अभी भी हर संडे चालू है, और वहाँ पे
बच्चे जाते हैं और वो संस्कार संस्कार लेते हैं। निमित्त तो मेरी लड़कियां हो गई, लेकिन वो संस्कार केंद्र अभी भी चालू है। और मेरी छोटी बच्ची जब 10वीं में थी, समय है ना 1-2 मिनट? हाँ हाँ सर, आराम से। मेरी छोटी बच्ची जब 10वीं में थी, तो 10वीं में ना एक्चुअली वो उसके क्लासरूम में है ना सबसे होशियार, जो उसके पास जो विजडम था वो उसके उम्र के हिसाब से बहुत था, माइंड ब्लोइंग था। तो वो सभी क्लासरूम के सभी बच्चे कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे पूछते थे। तो मेरी लड़की को एक्चुअली मेरे पास लैंडलाइन फोन था, तो लैंडलाइन फोन अभी भी हो, तो वो फोन पे है ना सभी उसके दोस्तों के फोन आते थे और उसे सब्जेक्ट के बारे में पूछते थे। तो एक दिन मुझे उसने पूछा, जो ये मैं अभी 10वीं की एग्जाम देने जा रही हूँ, ये बच्चे दूसरे में मेरे फ्रेंड्स है जो उनको नहीं आता है वो मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको हेल्प करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि उसमें उसका भी समय जाता है ना। तो उसको मैंने बोला कि ये अच्छी बात है, क्योंकि एक बार पढ़ना तो एक ही बार पढ़ना हो जाता है, एक बार सीखना हो जाता है, लेकिन दूसरे को सिखाना तो 2 बार अपना पढ़ना हो जाता है, 2 बार सीखना हो जाता है। तो उसको मैंने फ्री विल दे दिया। पूरे साल भर उसने पूरे क्लास को एज अ टीचर करके उसने हेल्प की, तो उसको 95% आ गया 10वीं में। उसका स्कूल में बड़ा बोर्ड लगा दिया कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गई वो। बहुत ये बढ़िया, मुझे कहना था। बहुत सही। तो ये ऐसा सर के मैसेज में ये था कि हम जब खुद पढ़ते हैं तो एक बार, और दूसरों को जब सिखाने के लिए करते हैं तो हमारी और भी ग्रोथ हाँ, होती है, लर्निंग होती है, हम और अच्छा सीखते एक तरीके से उन्होंने हेल्प तो करना भी सिखा दिया। एक बार मेरा प्रॉब्लम आया था, मैं डिप्रेशन में था, टेंशन में था। तो मेरा डिप्रेशन के छोटी बच्ची ने एक कागज पे लिख दिया, उसकी उम्र नहीं थी, उसने मुझे बात करने की बोलने की, तो उसने मुझे कागज पे लिख दिया, इफ यू क्राई इफ यू क्राई एट ट्रबल, ट्रबल विल बिकम डबल, बट इफ यू लाफ एट ट्रबल, ट्रबल विल बी डिसअपियर लाइक बबल। ऐसा हैं। मुझे वाह, कागज पे उसने लिख दिया। बहुत सुंदर। तो क्रिएटिविटी। ये मुझे, ये इस तरह की लाइन ना हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, जब भी कोई थोड़ा सा भी, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी देर में ना भूल जाते हैं, हाँ, और तो ये इन मुझे लाइंस बच्ची को ने, याद रखें तो हम जब वो छोटी रिकवर कर छोटी जाते थी, 7वीं 8वीं में रहेगी शायद, वो 6-7 स्टैंडर्ड में रहेगी, तब उसने मुझे ये कागज पे लिख के दिया। तो मैं चौंक गया कि भाई किसी से भी सीखना चाहिए, उम्र का कोई बिल्कुल हैं। बात नहीं है। हाँ बिल्कुल लेकिन सही बात है, हाँ, किसी से भी सीखना चाहिए। क्योंकि सोल की उम्र हम लोग नहीं बता सकते, कौन से बिल्कुल सोल की क्या उम्र है, सबसे सर, तो ये हमने सबसे सीखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में आकर ही सीखा है, नहीं तो पहले तो हम कहते थे वो बच्चा है, वो बच्चा है, लेकिन अब हाँ, समझ में आता है बच्चा नहीं है, हम्म, वो बहुत बड़ा है, वो हाँ, कौन सी सोल है हमको उसकी बातों से समझ में आ जाता है। सही है, सही है, सही। बहुत सही। तो चलिए। हम लोगों ने पूजा पाठ, जप जाप्य, उनको बचपन से स्तोत्र बोलना, ये सब सिखाते आए हैं। अभी वो ध्यान में नहीं बैठते हैं, तो ध्यान में बिठाने के लिए उनको हमारे जो फ्रेंड सर्कल है मेडिटेशन के, उनके पीछे लगकर हम लोग काउंसलिंग ध्यान करा के ले रहे हैं, क्योंकि घर के डॉक्टर का कभी भी ये होता नहीं है, उसका इलाज जो है ना कामयाब नहीं होता। घर के डॉक्टर कितना भी बड़ा हो, तो बाहर का ही डॉक्टर का इंजेक्शन काम आता है। ऐसे घर का डॉक्टर, घर का टीचर, कोई भी काम नहीं करता। कोई काम काम में नहीं। ठीक है, एनीवे, मोनिका जी आपका आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ, थैंक यू इसलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू शेयरिंग के लिए, और सभी मास्टर्स को, सबने अपनी बहुत अच्छी शेयरिंग की, मोनिका जी को भी। और आते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक थैंक यू वेरी मच।